तो आज यार हम बात करने वाले क्लास 12 फिजिक्स के पेपर में पूछे जाने वाले बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल जो कि फिजिक्स के पेपर में यार हर साल पूछे जाते हैं। देखो एक चीज जान लो, फिजिक्स का ये जो आपका 7वां चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट, ये चैप्टर न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके फॉर्मूले से जो सवाल लगते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल पेपर में ज्यादातर देखने को जरूर मिलता है। तो आज के इस वीडियो पे हम आपको फिजिक्स के जो आपका प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, इसके सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को कराने वाले। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, एक एक सवाल हल करना है, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होने वाले। ठीक है, तो मस्त तरीके से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो बात करें क्लास 12 फिजिक्स का जो 7वां चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट है, इसके जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक, जितने भी परिभाषा या जितने टॉपिक थे, उन सब को हमने इसके पहले वाले वीडियोज पे पढ़ लिया है। ठीक है, मतलब पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। आपसे कहा था जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तुरंत न्यूमेरिकल की क्लास आएगी, तो आज न्यूमेरिकल की क्लास आ चुकी है। ठीक है, तो मस्त तरीके से एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे। बस देखो क्वेश्चन न्यूमेरिकल हल करने के लिए देख सकते हो सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को देखने वाले। न्यूमेरिकल हल करने के लिए सबसे जरूरी है फॉर्मूला। ठीक है, अगर इस चैप्टर के आप न्यूमेरिकल्स पे अच्छी पकड़ बनाना चाहते हो, अच्छे से इन न्यूमेरिकल्स को तैयार करना चाहते हो, तो इसलिए आपको क्या तैयार होना चाहिए, सबसे पहले इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले। ठीक है, तो एक एक चीज हमने अच्छे से पढ़ाया है इसके पहले वाले वीडियोज पे। अगर आप क्या करो, सबसे पहले उन टॉपिक को पढ़ो, उनके फॉर्मूले तैयार करो, तभी इसके बाद ये वाला वीडियो देखना, क्योंकि अगर फॉर्मूले तैयार होंगे तो आप क्या कर पाओगे, एक एक सवाल हल कर पाओगे, और फॉर्मूले नहीं तैयार तो फिर सवाल कैसे लगेंगे। ठीक है, इसलिए मेन क्या है, आपको फॉर्मूले जरूर तैयार होने चाहिए। ठीक है, तो मस्त तरीके से इस चैप्टर के आपके न्यूमेरिकल शुरू करते हैं हम। फॉर्मूले पहले तैयार कर लेना, इसके बाद ही सवालों पे आते हैं। ठीक है, तो सिंपल से शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन कॉपी पेन लेके बैठो, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पेपर में भी पूछे जाने के चांसेस है। ठीक है, क्वेश्चन देख सकते हो, पहला क्वेश्चन हमारे पास, एक 100 ओम का प्रतिरोधक 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आपूर्ति से संयोजित है। कह रहा है पहला पॉइंट, परिपथ में धारा का आरएमएस मान कितना है। दूसरा पॉइंट, एक पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय होती है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसमें देखो ये जो प्रत्यावर्ती धारा वाला पार्ट है, इसमें सबसे जरूरी जानते हो क्या है, इस पूरे पार्ट में सबसे जरूरी जो आपके प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है उनको जरूर अच्छे से पढ़े रहो, जैसे एल परिपथ, आर परिपथ, सी परिपथ, एलसीआर परिपथ, ये जितने परिपथ, इनके फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्हीं से न्यूमेरिकल आते हैं और इन्हीं में स्टूडेंट को दिक्कत भी होती है। तो अगर आपको भी प्रॉब्लम होती है तो आपके लिए हमने एक वीडियो बना दिया, कम से कम 1 घंटे का वो वीडियो बनाए, जिसमें सभी प्रत्यावर्ती परिपथ को हमने बहुत ही डीपली, बहुत आसान तरीके से सिखाया है। तो आप क्या कर सकते हो, वो वाला वीडियो अगर देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हमने उस वीडियो पे सभी परिपथ को एक ही वीडियो पे कराया है। वो वीडियो देख लेना, आपको परिपथ के सारे फॉर्मूले भी तैयार होंगे और बिना रटे तैयार होंगे। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देखना जाके। तो सिंपल, इसमें भी आपका उसी टाइप से फॉर्मूले लगेंगे, क्योंकि पूरे चैप्टर में इसी टाइप के फॉर्मूले। ठीक है, तो सवाल जो है हमारे पास, इस सवाल को हल करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कह रहा है एक 100 ओम का प्रतिरोधक है। प्रतिरोधक है मतलब आपका प्रतिरोध यहाँ पे दिया गया है कितना, 100 ओम। ठीक है, हमें प्रतिरोध आर का मान कितना दिया गया है, 100 ओम प्रतिरोध दिया गया है। ठीक है, 100 ओम का प्रतिरोधक है, 200 वोल्ट, वी बराबर कितना दिया है, 200 वोल्ट हमें दिया है, और 50 हर्ट्ज आवृत्ति, आवृत्ति हमें दी गई है, आवृत्ति में दी गई है, आवृत्ति को एफ से प्रदर्शित करते हैं, आवृत्ति एफ बराबर कितनी दी गई है, 50 हर्ट्ज में दी गई है। ठीक है, अब हमसे क्या क्या पूछ रहा है, परिपथ में धारा का आरएमएस मान और एक पूरे चक्र में कितनी शक्ति व्यय होती है, ये पूछा गया। ठीक है, तो देखो आपके पास क्या केवल प्रतिरोध है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, हमारे पास एक परिपथ है जिसमें क्या जुड़ा हुआ है, एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिसमें क्या जुड़ा हुआ है, एक स्टेप से प्रतिरोध जुड़ा हुआ है आपका, और यहाँ पे आपका जो प्रत्यावर्ती स्रोत है वो कितना दिया गया है, वो प्रत्यावर्ती स्रोत का मान जो V का मान है वो कितना है, 200 वोल्ट है। V कितना है, 200 वोल्ट है, और ये जो प्रतिरोधक आपको दिया गया R, ये कितना दिया गया है, 100 ओम दिया गया है। ठीक है, ये चीज आपके पास है, देखो लो पढ़ लो, एक 100 ओम का प्रतिरोधक और उसमें 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज से वो जुड़ा है। ठीक है, 200 वोल्ट मतलब उसका जो मेन जिस स्रोत से वो जुड़ा है 200 वोल्ट है वो। ठीक है, और आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज। आप कह रहा है परिपथ में धारा का आरएमएस मान। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या बताना है, धारा का आरएमएस मान। तो ए नंबर पॉइंट में हमसे पूछ रहा है धारा का आरएमएस मान। आरएमएस मान का क्या मतलब है, वर्ग माध्य
मूल मान हमसे पूछा गया। ठीक है, धारा का आरएमएस मान क्या होता है, उसे हम लिखते हैं IRMS से। ठीक है, IRMS बराबर, ठीक है, देखो IRMS निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, IRMS बराबर सूत्र होता है I नॉट अपॉन में √2। ठीक है, I नॉट अपॉन √2, या आप इसे इस टाइप से लिख सकते हो IRMS बराबर 0.707 I नॉट। ठीक है, ये तो सूत्र होता है, तो ये आप लगा सकते हो। ठीक है, ये आप लगा सकते हो इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूले। जब आपको I नॉट दिया होगा तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे IRMS बराबर I नॉट बाई √2। लेकिन इस सवाल में हमें कहीं भी I नॉट नहीं दिया, हमें क्या क्या दिया है, विभव दिया है और प्रतिरोध दिया है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें ओम का नियम पता है क्या, V बराबर I इंटू आर, ओम का नियम पता है। तो यहाँ से अगर I निकालना है तो I कितना हो जाएगा, V बटा R। ठीक है, तो IRMS निकालना है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, VRMS बटे में प्रतिरोध R। तो ये जो विभव दिया यही VRMS की तरह कार्य करेगा। तो यहाँ से हो जाएगा IRMS बराबर VRMS कितना हो जाएगा 200 वोल्ट और R प्रतिरोध कितना है 100। तो यहाँ से जब आप हल करोगे तो 100 दूना 200, तो IRMS जो धारा आ गई वो कितनी आ गई, 2 एम्पियर। यही हो जाएगा धारा का वर्ग माध्यमूल मान RMS मान। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला तब लगता है जब हमें यहाँ पे I नॉट की वैल्यू पता होती, लेकिन हमें I नॉट की वैल्यू नहीं पता, हमें V दिया और R दिया, तो हमें पता है V और R दिया, धारा निकालनी तो ओम का नियम हम लगा सकते हैं। तो I बराबर V बटा R निकाला, हमारे पास आ गई RMS में धारा। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा हल हो चुका है, एकदम सिंपल सा था। ठीक है, एकदम सिंपल सा, ठीक है, एकदम सिंपल से हल हो चुका। अब दूसरा पॉइंट क्या पूछ रहा है, एक पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय होती है। ठीक है, एक पूरे चक्र में नेट शक्ति हमसे कितनी व्यय होती है, यह पूछ रहा है। तो देखो आपको पता है यहाँ पे अगर हम ग्राफ खींचते तो आपका जो प्रत्यावर्ती धारा होती है एक पूरा चक्र इस टाइप से लगाती है। ये क्या होता है, धारा का पूरा एक चक्र होता है। ठीक है, आपको पता है धारा का पूरा एक चक्र होता है। तो धारा के पूरे एक चक्र में आपसे शक्ति पूछ रहा है। ठीक है, नेट शक्ति व्यय पूछ रहा है, नेट शक्ति व्यय, नेट शक्ति कितनी खर्च होती है ये पूछ रहा है। ठीक है, नेट शक्ति व्यय का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, एक पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय होती है। तो उसके लिए देखो नेट शक्ति क्या होती है, उसे P बार से लिखते हैं। P बार बराबर सूत्र क्या होता है, VRMS IRMS cos फाई। ध्यान से समझना। ठीक है, P बार यहाँ पे क्या है, नेट शक्ति जो आपकी खर्च हो रही है। बार यहाँ पे क्यों लगा, इसे औसत शक्ति 6 बोलते हैं। ठीक है, P बार। VRMS का मान आपको पता है 200 वोल्ट है, IRMS आपको पता है 2 एम्पियर है। cos फाई, फाई यहाँ पे क्या होता है, फाई को बोलते हैं हम लोग कलांतर। क्या बोलते हैं, कलांतर बोलते हैं, कलांतर। ठीक है, फाई होता है कलांतर। अब यहाँ से आपको फाई का मान पता करना होगा। वो कैसे पता होगा, वो आपको यहाँ से पता होता है। अगर R परिपथ होता है तो आपको फाई का मान अलग मिलता है। अगर आपको L परिपथ होता है तो उसके लिए फाई का मान अलग मिलता है। C परिपथ होता है तो उसके लिए फाई का मान अलग मिलता है। तो याद भी रखो, हमने पूरा अच्छे से कराया हुआ, आपको समझाया भी था। R परिपथ में जो फाई कलांतर होता है वो 0 डिग्री होता है। L परिपथ में जो फाई होता है वो π/2 होता है। और C परिपथ में भी जो फाई होता है वो कितना होता है, π/2 मतलब 90 डिग्री होता है। याद रखना। ठीक है, R परिपथ में कलांतर 0 होता है, L और C परिपथ में 90 डिग्री होता है। ये हमने पूरा अच्छे से कराया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो यहाँ पे R परिपथ की बात है, मतलब केवल यहाँ पे R ही तो है हमारे पास, प्रतिरोध R। तो R परिपथ है तो cos फाई की जगह कितना हो जाएगा, 0। तो P बार बराबर VRMS कितना है, 200 वोल्ट है, इंटू IRMS कितना है, IRMS ये 2 एम्पियर आई है, और cos फाई, फाई की जगह कितना हो जाएगा, फाई की जगह हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि कलांतर R परिपथ में कितना होता है, 0 डिग्री। तो यहाँ से हो गया 0 डिग्री। तो यहाँ से P बार कितना आ जाएगा, 200 का 2 से गुणा हो जाएगा, 200 दूना 400, और cos 0 का मान हो गया 1। cos 0 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। हल कर लोगे, P बार कितना आ जाएगा 400, और शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है। तो 400 वाट आपके पास क्या आ चुकी है, शक्ति। तो यही आपके पास क्या हो जाएगा, 400 वाट आपकी जो शक्ति व्यय होती है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट परिपथ में धारा का RMS मान पूछा था, वो भी हमने निकाल दिया। दूसरा पॉइंट पूछा एक पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय होती है। तो नेट शक्ति व्यय का फॉर्मूला लगा P बार बराबर VRMS IRMS cos फाई। तो VRMS और IRMS की वैल्यू रखी, फाई का मान 0 डिग्री। हल कर लिया, P बार हमारे पास कितना आ गया, 400 वाट आपकी शक्ति व्यय आ गई। ठीक है, इस टाइप से पहला क्वेश्चन एकदम आसानी से ले। देखो क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में उनमें मेन है फॉर्मूला। अगर पूरा चैप्टर जिसने अच्छा, मान लो प्रत्यावर्ती धारा की न्यूमेरिकल लगा रहे हो, तो अगर प्रत्यावर्ती धारा को अच्छे से पढ़ा नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते, क्योंकि जब बेसिक चीजें नहीं क्लियर होंगी, फॉर्मूले कैसे लगते हैं, कहाँ पे लगते हैं, ये सब नहीं पता होगा तो आप कैसे करोगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले धारा का RMS मान पूछा, तो यहाँ से तो हमें ओम का नियम पता था तो हमने निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे जब नेट शक्ति व्यय का फॉर्मूला लगा P बार बराबर VRMS IRMS cos फाई, अब यहाँ पे फाई का मान कैसे पता होगा, जब
आपको आपने अच्छे से सभी परिपथ को पढ़ रखा है। आर परिपथ में आपने देखा था फाई का मान 0 होता है, फिर एल परिपथ में π/2 आया था, सी में π/2 आया था, ठीक है। इस टाइप से जब सारे परिपथ को अच्छे से पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि पहले पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ो, उसके बाद ही न्यूमेरिकल लगाओ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, आसानी से क्वेश्चन हल हो चुका है, ठीक है। और इस चैप्टर के एक एक टॉपिक हमने बहुत ही अच्छे से समझाया था, जिससे अगर जिस स्टूडेंट ने उनको अच्छे से पढ़ा है ना, उनको सवालों में दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि पूरा एक एक चीज हमने क्लियर किया था, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है अगर कोई चीज कम समझ में आया हो अभी इस चैप्टर में तो उसको जाके पहले पढ़ लेना, हमने बहुत अच्छे समझाया। फिजिक्स की प्लेलिस्ट जो डिस्क्रिप्शन पे उसी पे वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन नोट कर लो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे भी जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नोट कर लो इस क्वेश्चन को, आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। आप देखो जो अगला क्वेश्चन है वो भी अच्छा क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन एकदम सिंपल सा ही है, बस आपको इसमें समझना है थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दिए गए ए और बी करके। ए पॉइंट में कहा एसी आपूर्ति का शिखर मान 300 वोल्ट है, आपको आरएमएस वोल्टता कितनी है ये बताना है। बी पॉइंट है एसी परिपथ में धारा का आरएमएस मान जो है 10 एम्पियर है, शिखर धारा कितनी है ये आपको बताना है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं। देखो एसी आपूर्ति, एसी का मतलब क्या है, एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, मतलब प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति का शिखर मान आपको दिया गया है। प्रत्यावर्ती धारा इसमें जो आपका एसी वोल्टेज का दिया गया है, ठीक है। इसमें प्रत्यावर्ती धारा का नहीं, ये वोल्टेज का, क्योंकि वोल्टता आगे लिख दिया ना, यहाँ पे धारा लिखा है तो ये धारा का है, ठीक है। तो अच्छे से इसे हल करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें फॉर्मूले का काम है, ठीक है। सॉल्व करते इसे। ए नंबर पे हमें दिया है एसी आपूर्ति का शिखर मान किसका, आगे कह रहा है वोल्टता का, ठीक है। तो हमें वोल्टता का शिखर मान दिया गया है, वोल्टता का शिखर मान, ठीक है। वोल्टता का शिखर मान, शिखर मान बोल सकते हो या इसे आयाम बोल सकते हो या अधिकतम मान बोल सकते हो, ठीक है। नाम 3 है, शिखर मान, अधिकतम मान या आयाम, ठीक है। तो शिखर मान कितना दिया गया है, इसे हम लोग लिखेंगे किससे, वी नॉट से। वी नॉट कितना है, 300 वोल्ट है, ठीक है। आप कह रहा है आरएमएस वोल्टता कितनी है, मतलब हमें वी आरएमएस का मान पूछ रहा है। ध्यान से समझो, यहाँ पे आपको देखो लिखे दे रहा है, वी नॉट को क्या बोलते हैं, अधिकतम मान या शिखर मान बोलते हैं। जैसे वी नॉट हो गया वैसे ही आई नॉट भी होगा, आई नॉट या वी नॉट को शिखर मान बोलते हैं। अगर ऐसे लिखा हो आई एम लिखा हो तो इसे बोलते हैं औसत मान, इसे क्या बोलते हैं, औसत मान बोलते हैं। आई एम लिखा हो तो औसत मान बोलते हैं। और आई आर एम एस या वी आर एम एस लिखा हो, आई आर एम एस या वी आर एम एस लिखा हो तो इसे हम बोलते हैं क्या, वर्ग माध्य मूल मान। क्या बोलते हैं, वर्ग माध्य मूल मान बोलते हैं, वर्ग माध्य मूल मान बोलते हैं। इनके फॉर्मूले भी अलग अलग याद रखो, ठीक है। IRMS या VRMS का फॉर्मूला, अगर IRMS है तो I नॉट बाई रूट 2, VRMS है तो V नॉट बाई रूट 2, ठीक है। और अगर IM का फॉर्मूला है तो इसका होता है 2 पाई अपॉन में I नॉट, ठीक है। IM का फॉर्मूला क्या होता है, IM है धारा का औसत मान, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन में I नॉट, ठीक है। 2 पाई अपॉन I नॉट नहीं, 2 I नॉट अपॉन पाई, सॉरी 2 I नॉट अपॉन पाई होता है। कितना होता है, 2 I नॉट अपॉन पाई, ठीक है। ये होता है औसत मान का सूत्र, 2 I नॉट अपॉन में पाई, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। आईएम औसत मान अगर कभी पूछ ले तो फॉर्मूला होता है 2 I नॉट अपॉन पाई। अगर धारा का शिखर मान पूछे तो I नॉट बाई रूट 2, और वोल्टेज का शिखर मान पूछे तो V नॉट बाई रूट 2। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.707 I नॉट, या इसे लिख सकते हो 0.707 V नॉट, ठीक है। जिस टाइप से आपको ये फॉर्मूला यूज करना हो कर सकते हो। मतलब जब यहाँ पे अंडर रूट 2 की आप वैल्यू रखते हो तब जब इसे हल करते हो तो ये वैल्यू आती है, वैसे ही यहाँ पे भी ये वैल्यू आती है, ठीक है। इसी टाइप से आपके फॉर्मूले यूज होंगे। तो मेन फॉर्मूले ही हैं और क्वेश्चन में तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखो अब हमें V नॉट दिया है, हमें वोल्टता का शिखर मान दिया है, हमसे VRMS पूछ रहा है, RMS वोल्टता कितनी होगी, मतलब VRMS पूछ रहा है। तो सिंपल सा हमें फॉर्मूला पता है, VRMS का फॉर्मूला क्या होता है, VRMS बराबर V नॉट बाई रूट 2, या रूट 2 में ना रखना चाहो तो ऐसे रख दो 0.707 V नॉट, ठीक है। 0.707 V नॉट, ये वाला फॉर्मूला भी याद रखो। VRMS बराबर 0.707 V नॉट, ठीक है। तो यहाँ से 0.707 और V नॉट की वैल्यू कितनी, 300। अब इसका गुणा कर लो, ठीक है। जब दशमलव में गुणा करोगे, देखो दशमलव के बाद कितने अंक है, 3। अभी इसको भूल जाओ, यहाँ पे जब 300 का गुणा करोगे तो 300 में कितने जीरो, 2 जीरो, पहले 2 जीरो लिख लो। अब 3 का इसमें गुणा करो, 3 सत्ते 21, 1 2 बचा, 0 बार है तो 2 यहाँ पे लिख देंगे, फिर 3 सत्ते 21, ठीक है। तो ये इसका गुणा आ जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव कितने अंक पे लगा, 1 2 3 अंक पे, तो 3 अंक पे दशमलव लगा दो, तो यहाँ पे कितना मान आ गया, 212.1 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, VRMS की वैल्यू 212.1
वोल्ट। ठीक है, सिंपल है। देखो यहाँ पे जब गुणा करना था दशमलव को भूल जाओ कुछ देर के लिए, 0 0 दो बार थे, 2 बार लिख दिया, 3 का गुणा 3 7 21, 1 2 बचा, 3 0 0 फिर 2 है तो 2 आ गया, 3 7 21, फिर यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव तो 1 2 3 अंक पे दशमलव 212.1 वोल्ट। तो ये क्या आ गया वोल्टता का शिखर मान। ठीक है, बी पॉइंट पे क्या पूछ रहा है, बी नंबर पे हमें कहा गया एसी परिपथ में धारा का आरएमएस मान, धारा का आरएमएस मान हमें दिया है, धारा का आरएमएस मान मतलब हमें आईआरएमएस दिया है। ठीक है, क्या दिया है, आईआरएमएस दिया है। धारा का वर्ग माध्य मूल मान दिया कितना है 10 एम्पियर। अब हमसे कह रहा है शिखर धारा कितनी होगी, शिखर धारा का मतलब आई नॉट की वैल्यू। ठीक है, आई नॉट या वी नॉट हमने बताया शिखर मान, अधिकतम मान या आयाम है, तो आई नॉट हमें पूछ रहा है शिखर धारा कितनी होगी। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला किसका पता है, आईआरएमएस का। आईआरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है, आई नॉट अपॉन में √2, आई नॉट अपॉन में √2। ठीक है, अब यहाँ से आई नॉट अपॉन √2 होता है, आई नॉट हमें निकालना है, तो जब आई नॉट निकालना है तो आईआरएमएस की वैल्यू यहाँ से रखो 10 आ गई बराबर आई नॉट बटे √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। ठीक है, कितनी वैल्यू होती है 1.414। आई नॉट निकालना है, ये बटे में तो इधर चला जाएगा गुणे में, तो आई नॉट बराबर 10 गुणे 1.414। अब इसका गुणा कर दो तो आई नॉट बराबर, जब गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे कितना 1400, अगर दशमलव हटा दे, देखो दशमलव कुछ देर के लिए भूल जाओ तो 10 का गुणा करो, 10 चौको 40, 0 4 बचा, मतलब सीधा सीधा 0 रख लो और बाकी तो 1414 सेम ही आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, जब 10 का गुणा करोगे तो 0 है, 0 एक्स्ट्रा लग जाएगा। आप दशमलव कितने अंक पे, 3 अंक पे, तो यहाँ पे बीच में दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ से आई नॉट कितना हो जाएगा 14.14 एम्पियर की धारा आपकी होगी। ठीक है, आपका जो शिखर मान आएगा धारा का वो कितना आएगा 14.14 शिखर मान आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, बस मेन क्या था फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला पता है, शिखर मान समझते हो, शिखर मान क्या है, वर्ग माध्य मूल मान क्या है, औसत मान क्या है, तो आसानी से कोई भी फॉर्मूला मतलब कोई भी सवाल आप कर सकते हो। जैसे आपने वोल्टा का शिखर मान दिया था, हमसे वर्ग माध्य मूल मान आरएमएस मान पूछ रहा था तो निकाल दिया, यहाँ पे उल्टा कर दिया, आरएमएस मान दिया है, अब की बार आई नॉट पूछ रहा है। तो देखो दो फॉर्मूले हैं, चाहे तो इस पद में रख लो 0.70 के 0.707 वी नॉट, या ऐसे रख लो वी नॉट बाई √2, जैसे आपको हल करने में आसानी हो आप लोग समझ के उसे हल करो। ठीक है, यहाँ पे √2 के पदों में रखा है, यहाँ पे इस √2 की वैल्यू 1.414, इसका गुणा हो गया, हमारे पास इतनी धारा आ गई। ठीक है, तो सिंपल से ये क्वेश्चन भी हल है, इसमें भी कुछ नहीं था। अब जो अगला क्वेश्चन आपसे करवाने वाले हैं, आपके सामने आने वाला है, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और उस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। ठीक है, तो अब चलते हैं उस क्वेश्चन की ओर, इसे भी सब लोग नोट कर लो। अब जो अगला क्वेश्चन है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हो ये आपके सामने है, मस्त तरीके से इसे हल करना, और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं। ठीक है, सवाल देख सकते हो, इस टाइप का क्वेश्चन है आपके पास एक चित्र दिया गया है, ये देख सकते हो, चित्र हमने साइड पे बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या बना हुआ है, ये प्रत्यावर्ती स्रोत है जिसके आपको V दिखाया गया है। ठीक है, ये क्या बना हुआ है, इस टाइप से प्रत्यावर्ती स्रोत दिखाया गया V, यहाँ पे एक प्रतिरोध R जुड़ा है, संधारित्र C जुड़ा है और प्रेरकत्व L जुड़ा है, इतनी चीजें हैं चित्र पे। ठीक है, प्रेरकत्व L है, संधारित्र C और R प्रतिरोध, और ये वोल्ट आपको क्या दिखा रहा है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को दिखा रहा है। मतलब हमारे पास कौन सा परिपथ है, LCR परिपथ है। तो कहा गया चित्र में एक श्रेणीबद्ध LCR परिपथ दिखलाया गया है जिसे परिवर्ती आवृत्ति के 230 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है। L बराबर 5 हेनरी, C बराबर 80 माइक्रोफैरेड, R बराबर 40 ओम। अब आपसे तीन चीजें पूछी गई। ए नंबर पॉइंट में स्रोत की आवृत्ति निकालिए जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करे। पहले आपको स्रोत की आवृत्ति निकालनी जो परिपथ में क्या उत्पन्न करे, अनुनाद उत्पन्न करे। दूसरा पॉइंट, परिपथ की प्रतिबाधा तथा अनुनादी आवृत्ति पे धारा का आयाम। परिपथ की प्रतिबाधा निकालिए तथा अनुनादी आवृत्ति पे धारा का आयाम। आयाम क्या होता है, आयाम वही अधिकतम मान या शिखर मान होता है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट, सी नंबर, परिपथ के तीनों अवयवों के विभवपात के आरएमएस मानों को निकालिए। दिखलाइए कि अनुनादी आवृत्ति पर एलसी संयोग के सिरों पर विभवपात शून्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपको सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे कि एलसीआर परिपथ कैसे सॉल्व होता है पूरा अच्छे से। ठीक है, तो हल करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो हमें दिया उसे नोट करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके पास है। ठीक है, क्वेश्चन में आपके पास कौन सा परिपथ है, एलसीआर परिपथ है, एलसीआर परिपथ। ठीक है, एलसीआर परिपथ में दिया क्या क्या गया है, आवृत्ति के 230 वोल्ट, मतलब हमें V का मान दिया है 230 वोल्ट। ठीक है, फिर क्या दिया है, L का मान दिया है आपका प्रेरकत्व, तो L दिया गया है 5
हेनरी, एच दिया मतलब 5 हेनरी। सी कितना दिया है, संधारित्र की दायित्व 80 माइक्रो फैरेड, 80 माइक्रो फैरेड, अगर इसे फैरेड में बदलोगे तो 80 गुणे 10 की पावर माइनस 6 फैरेड, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1 माइक्रो फैरेड बराबर होता है 10 की पावर माइनस 6 फैरेड। ठीक है, 1 माइक्रो फैरेड किसके बराबर होता है, 10 की पावर माइनस 6 फैरेड। तो 40 माइक्रो फैरेड को फैरेड में बदलोगे तो 10 की पावर माइनस 6 का गुणा, ठीक है 80 है, 80 माइक्रो फैरेड को आप बदलोगे तो 80 गुणे 10 की पावर माइनस 6 फैरेड। और क्या दिया है, प्रतिरोध आर का मान दिया गया 40 ओम, प्रतिरोध आर दिया गया है 40 ओम। अब 3 चीजें जो 3 पॉइंट पूछे गए उनको एक एक करके हम लोग निकालते हैं। पहला नंबर ए नंबर पॉइंट हमें निकालना है, स्रोत की आवृत्ति निकालिए जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करे, मतलब हमें क्या निकालना है, अनुनादी आवृत्ति। ठीक है, जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करे ऐसी आवृत्ति निकालो, मतलब हमें अनुनादी आवृत्ति एफ का मान निकालना है। ठीक है, पहला पॉइंट, तो एक एक करके सभी पॉइंट को निकालेंगे। पहले निकालते हैं पहला पॉइंट अनुनादी आवृत्ति को। ठीक है, तो एक चीज जान लो, अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में जो फॉर्मूला आता है, अनुनाद की स्थिति में जो अनुनादी आवृत्ति का फॉर्मूला आता है एफ बराबर, वो सूत्र होता है 1/2 पाई रूट में एलसी। ठीक है, ये सूत्र हमने पूरा आपको डेरिवेशन इसका कराया था कि अनुनादी आवृत्ति का जो फॉर्मूला आता है वो होता है एफ बराबर 1/2 पाई रूट एलसी। तो यहाँ पे यही सूत्र लगेगा अनुनादी आवृत्ति का। ठीक है, देखो ऐसे तो आपका आवृत्ति का सिंपल सा सूत्र क्या होता है, एफ बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये फॉर्मूला हमने आवृत्ति का बताया था, एफ बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई, जहां एफ आवृत्ति ओमेगा कोणीय वेग और 2 पाई आपका होता है। लेकिन जब अनुनाद की स्थिति होती है तब आपका, जब अनुनाद की स्थिति में सूत्र होता है एफ बराबर 1/2 पाई रूट में एलसी। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से ये हल होगा। ठीक है भैया, तो इस क्वेश्चन को सिंपल से हल करते चलो। तो देखो सबसे पहला एक काम कर ले, हम यहाँ पर रूट एलसी को हल कर ले, रूट एलसी को हल कर ले तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसे मान लो समीकरण 1, पहले रूट एलसी हल कर लो तो आसान हो जाएगा, है ना, क्योंकि बटे में अंडर रूट रहेगा तो दिक्कत होगी हल करने में। यहाँ से रूट एलसी को हम लोग हल कर लेते हैं। रूट एलसी बराबर, हल करते इसे, तो रूट एलसी, एल क्या है रूट में, एल की जगह क्या हो जाएगा, एल की जगह 5 गुणे सी की जगह कितना है 80 गुणे 10 की पावर माइनस 6, इसे हल कर लो पहले। तो यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ से 5 का 80 से गुणा 80 पंचे 400, है ना, 400 गुणे 10 की पावर माइनस 6, यही तो आएगा। देख लो ध्यान से, 5 का 80 से गुणा कितना हो गया, 80 पंचे 400 और 45 400 गुणे 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, अब आगे हल करो, देखो जब इसे आगे हल करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 400 है, 400 में कितने जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो का मतलब 10 की पावर 2, यहाँ पे 10 की पावर 2 आएगा, मतलब 400 को क्या लिख सकते हो, 4 गुणे 10 की पावर 2। तो 4 गुणे 10 की पावर 2 का 10 की पावर 2 और 10 की पावर माइनस 6 मिलके क्या बन जाएंगे, 10 की पावर माइनस 4। तो यहाँ से मिल जाएगा 4 गुणे 10 की पावर माइनस 4। पता चला कैसे हुआ, सिंपल देख लो, जो 400 था 400 में 2 जीरो मतलब 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 और 10 की पावर माइनस 6 मिलके 10 की पावर माइनस 4, 4 ही आ गया। हल करोगे, अब देखो 4 है अंडर रूट में, अगर अंडर रूट से 4 बाहर आएगा तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर अगर अंडर रूट में लिखा है तो वो क्या आएगा बाहर, 2 आएगा। गुणे 10 की पावर माइनस 4 है, अगर इसका अंडर रूट से हटाओगे इसे तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 की पावर माइनस 2, मतलब आधा आएगा। ठीक है, स्क्वायर होता है ना अंडर रूट पे, तो 4 है तो 4 का अंडर रूट कितना हुआ, 2, और 10 की पावर माइनस 4 का 10 की पावर माइनस 2। तो रूट एलसी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 2। अब इसका मान समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, इसका मान समीकरण 1 में रख दो, तो यहां से लिखते हैं रूट एलसी का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर इस रूट एलसी का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो क्या होता है, एफ बराबर 1/2 पाई ये रहा इंटू रूट एलसी, रूट एलसी की जगह 2 गुणे 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, इसमें एक काम और करो, जो 2 पाई है पाई का मान भी रख लो, पाई का मान 3.14 होता है, इसे भी रख लो, है ना, तो हल करने में आराम रहेगा। पाई की जगह 3.14 हो गया और रूट एलसी की जगह ये 2 गुणे 10 की पावर माइनस 2। अब इसे आगे हल करते देखो। ठीक है, सिंपल देख लो, पाई की जगह 3.14, रूट एलसी की जगह 2 गुणे 10 की पावर माइनस 2। अब हल करो, यहाँ से हल करेंगे तो एफ बराबर, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, एक काम कर सकते हो, 3.14 में क्या है, दशमलव के बाद कितने अंक है, 2, अगर यहाँ से दशमलव हटाओगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा 100 बटे में कितना बच जाएगा, 2 गुणे 314
गुणे 2, ठीक है, और यहाँ पे 10 की पावर -2। ध्यान से देखो हमने क्या किया, 3.14 में दशमलव के बाद कितने अंक थे 2, अगर दशमलव हटाओगे तो दशमलव के बाद जितने अंक है उतने ऊपर 0 बढ़ जाएंगे, तो दशमलव के बाद 2 अंक तो ऊपर 2 0 बढ़ गए, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे 10 की पावर -2, अगर इसे ऊपर ले जाओगे तो बन जाएगा 10 की पावर +2, ठीक है। अब इसे आगे हल कर लेना है आपको, देखो 2 दूनी 4, 4 से 100 को काटो, 4 से 100 को काटा 25 बचा, तो यहाँ से 25 बचा। अब 25 का 10 की पावर 2 से गुणा, ठीक है, 25 गुणे 10 की पावर 2 और बट्टे में 314। ध्यान से देख लो, 25 गुणे 10 की पावर 2 बट्टा 314, इसे आगे हल करोगे तो आवृत्ति f बराबर 25 गुणे 10 की पावर 2 मतलब 2500, 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 100, तो 2500 बट्टा 314। तो अब f का मान यहाँ से कितना आएगा, आपको यहाँ पे भाग दे के चेक कर लेना है। हम आपको डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, यहाँ पे f की वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी 80.645, ठीक है, वैल्यू कितनी आएगी 80.645, और आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ज। तो यहाँ से आवृत्ति जो अनुनादी आवृत्ति पहला पॉइंट पूछ रहा था, f का मान आ चुका है 80.645 हर्ज, ठीक है, 80.645 हर्ज आपके पास अनुनादी आवृत्ति आ चुकी है। सिंपल था, कुछ भी नहीं था, सिंपल अनुनादी आवृत्ति पूछी थी, बस फॉर्मूला पता है तो आसानी से आप निकाल सकते हो अनुनाद की स्थिति पे आवृत्ति। आपसे यहाँ पे अनुनादी आवृत्ति पूछा गया, अगर कह दे अनुनाद की स्थिति में आपको आवृत्ति निकालनी, तब भी सूत्र आपको इसी टाइप से लगाना है, ठीक है। तो पहला नंबर पॉइंट तो हमने हल कर लिया, स्रोत की आवृत्ति निकालिए जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमारे पास क्लियर हो चुका है, f का मान कितना आ चुका है 80.645, ठीक है। अब बोर्ड पे जगह है नहीं तो हम इसको इरेज कर देंगे, आप लोग नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट कर लो, इसको नोट कर लेना, इधर का इरेज कर रहे हैं, नहीं तो फिर आगे लिखेंगे कहाँ पे, ठीक है। तो इसे देखो, अब नोट आपका इरेज कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखो, दूसरा पॉइंट हम लोग आगे निकालते हैं। बी नंबर पॉइंट हमसे पूछा गया है, बी नंबर पॉइंट हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, परिपथ की प्रतिबाधा तथा अनुनादी आवृत्ति पे धारक आयाम। हमें परिपथ की प्रतिबाधा निकालनी है, बी नंबर पॉइंट यहीं पे लिखते हैं। बी नंबर पॉइंट मतलब परिपथ की प्रतिबाधा पूछ रहा है, परिपथ की प्रतिबाधा, पहले प्रतिबाधा निकाल लो। देखो प्रतिबाधा क्या होती है, जेड से होती, प्रतिबाधा को जेड से लिखते हैं, प्रतिबाधा जेड का मान पूछ रहा है। दूसरा पॉइंट क्या पूछ रहा है, धारा का आयाम, धारा का आयाम पूछ रहा है, मतलब धारा का आयाम का मतलब धारा का शिखर मान पूछ रहा है, धारा का आयाम पूछ रहा है, मतलब हमें धारा का शिखर मान I0 बताना है, ठीक है। आपसे धारा का क्या पूछा गया, आयाम मतलब I0 की वैल्यू आपको बतानी है। अब कैसे निकलेंगी ये चीजें आप समझते हैं आगे, ठीक है। तो देखो एक चीज याद रखो, LCR परिपथ की जब बात होती है तब परिपथ की प्रतिबाधा का आपको सूत्र पता होना चाहिए। परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र होता है, प्रतिबाधा बराबर, प्रतिबाधा जेड बराबर सूत्र होता है √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ये फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा है, आपको याद है, तो आप इस सवाल को हल कर सकते हो। R जेड बराबर सूत्र होता है, जेड है प्रतिबाधा, R है प्रतिरोध, XL को बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात, XC को बोलते हैं धारिती प्रतिघात। तो जेड बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। यहाँ पे इस फॉर्मूले को और ओपन करोगे तो जेड बराबर हो जाएगा √R² प्लस XL को लिख सकते हो, XL बराबर सूत्र क्या होता है, XL बराबर होता है ω/L और XC बराबर होता है 1/ω/C। ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। XL है प्रेरण प्रतिघात, ω कोणीय वेग, L है प्रेरकत्व, XC है धारिती प्रतिघात, ω क्या कोणीय वेग और C है संधारित्र की धारिता। तो यहाँ से ये फॉर्मूले आपको यहाँ पे लगाने हैं। XL की जगह क्या हो जाएगा ω/L माइनस XC की जगह 1/ω/C का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आएगा और अब आपको आगे निकालना पड़ेगा, ठीक है। देख लो, जेड बराबर √R² प्लस ω/L माइनस 1/ω/C का स्क्वायर। अब बात ये आती है कि ओमेगा भी तो निकालना पड़ेगा। अगर आप जेड का मान निकालना चाहते हो तो यहाँ से ओमेगा निकालोगे, तब आप यहाँ पे इसका मान रखोगे, तभी हल होगा, ठीक है। तो इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, अभी इसे छोड़ दो, पहले हम ओमेगा का मान निकालते हैं कोणीय वेग का, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं कोणीय वेग ओमेगा बराबर, कोणीय वेग ओमेगा का सूत्र होता है, ओमेगा बराबर सूत्र होता है 2π × f। ओमेगा बराबर सूत्र क्या होता है 2π × f, ठीक है। ओमेगा बराबर 2πf, जहां f है आवृत्ति, तो ओमेगा निकालना है तो 2π ये रख दो, f का मान निकालना है, ठीक है। f का मान निकालना है तो देखो आपने अभी यहाँ पे f की जगह क्या फॉर्मूला लगाया था, 1/2π रूट में LC, ठीक है, 1/2π रूट में LC। ऐसे ही रख के हल कर ले क्या, ठीक है, ऐसे भी तो हल हो जाएगा। देख लो ओमेगा बराबर 2πf है तो 2π ये रखा, इंटू f की जगह अगर रख दे 1/2π रूट, चलो कोई दिक्कत नहीं यार, ये सब ना रखो, डायरेक्ट हल करो। 2π, पाई की वैल्यू 3.14, f का मान ये आया 80.645, f की जगह रख दो 80.645। अब इसे हल कर लो, है ना। ओमेगा बराबर, इसका आपको गुणा कर लेना, हम आपको बता रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट आपका ओमेगा कोणीय वेग का मान कितना आएगा, ठीक है, ये 50 आना चाहिए, ठीक है।
ओमेगा की वैल्यू 50 आएगी। ठीक है, यहाँ से हल कर लेना, 50 वैल्यू आएगी। ठीक है, ओमेगा कोणीय वेग जिसकी वैल्यू 50 यहाँ से मिलेगी आपको। ठीक है, आप जब इसका गुणा करोगे तो आपको 50 वैल्यू लगभग में मिलेगी। आप यहाँ से डायरेक्ट अगर हल करना चाहो, जैसे भी बता रहे थे वैसे हल करो। 2 पाई इंटू एफ की जगह आएगा 1/2 पाई, रूट LC सूत्र था। यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा बराबर 1 में रूट LC, और रूट LC को अभी आपने हल किया था, कितना आया था 40 गुणे कितना करके आया था। ठीक है, कितना आया था आपका रूट LC की वैल्यू, जो अभी समीकरण एक जिसको माना था। यहाँ से देखो रूट LC की बताते हैं आपको, यहाँ पे हो गया हमारे पास। ठीक है, रूट LC हमने हल किया था, वैल्यू यहाँ पे आई थी, हमने निकाली थी 2 गुणे 10 की पावर -2। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे रूट LC की वैल्यू 2 गुणे 10 की पावर -2, अभी जो आपने निकाली थी, जब यहाँ पे रखोगे इसे हल करोगे तो 2 गुणे 10 की पावर -2 में जो 10 की पावर -2 ये ऊपर जाएगा, तो 10 की पावर प्लस कर दो बटे 2, और 10 की पावर 2 को आप क्या लिख सकते हो, 100 लिख सकते हो। तो 2 से 100 काटोगे, सीधा सीधा 50 वैल्यू यही से आती है, आप इसी से निकाल सकते हो। ठीक है, यही से आप सीधा निकाल लो, या इसका सबका गुणा करोगे तब 50 आएगा। जो तरीका आपको आसान लगे कर सकते हो। ठीक है, 2 पाई से 2 पाई कटा, रूट LC की वैल्यू आपने निकाली ली थी 2 गुणे 10 की पावर -2, सिंपल से 50 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा में मिल गया। अब क्या करते हो, ओमेगा के बाद भी एक काम और कर लो, अभी एक काम और कर लो। ये जो आपका आगे हल करने के लिए ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C, इसे भी लगा में हल कर लो, जिससे हम यहाँ पे रखेंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, इसी टाइप से आपको भी यूज करना है, ट्रिक जैसे हम यूज कर रहे हैं। ओमेगा का मान निकला, अब यहाँ पे आगे हल करोगे। ठीक है, आगे हल करोगे तो देखो यहाँ पे z बराबर √r² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का स्क्वायर है, इसको हल कर लेते हैं। ओमेगा L माइनस ओमेगा C का स्क्वायर, इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हल हो गया तो यहाँ पे रख के डायरेक्ट प्रतिबाधा आ जाएगी। तो ओमेगा L की जगह ओमेगा कितना है, आप देखो यहाँ से ओमेगा को हल करो। ओमेगा का मान है 50 इंटू L कितना है हमारे पास, L कहाँ गया 5 है, L कितना है 5, तो 5 हो गया, माइनस 1/ओमेगा की जगह कितना है 50 इंटू C कितना है हमारे पास, C हमारे पास 80 गुणे 10 की पावर -6, C कितना है 80 गुणे 10 की पावर -6, और इसका पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देख लो, ओमेगा की जगह 50, L है 5 हेनरी, ओमेगा की जगह 50, C है 80 गुणे 10 की पावर -6 फैरेड। अब इसे हल कर लो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो इसे हल करते हैं, 50 पंचे 250, ठीक है, 50 पंचे 250 माइनस 1 बट्टे, इसे हल करो। 50 अट्ठे 50 का 80 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 4000, 50 अट्ठे 400, 0 एक और आ गया 4000 गुणे 10 की पावर -6 इसका स्क्वायर। ठीक है, देख लो 50 का 80 से गुणा 4000 गुणे 10 की पावर -6। अब यहाँ पे आपको पता है 4000 का मतलब 3 0, तो 4000 को आप लिख सकते हो 4 गुणे 10 की पावर 3, 4000 को 4 गुणे 10 की पावर 3, और 10 की पावर -6 भी है, तो इसे हल करोगे तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर -6 मिलके कितना बच जाएगा, 4 गुणे 10 की पावर -3। तो हम इसे डायरेक्ट लिख देंगे 4 गुणे 10 की पावर -3, क्योंकि अब नीचे जगह है नहीं। ठीक है, तो यहाँ से इसको हल करने में कितना आया, 4 गुणे 10 की पावर -3। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, इसे हल करना है। ठीक है, तो चलो हल करते हैं भैया। यहाँ से जब हल करोगे तो 250 ये रहा, माइनस 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +3 बटा 4 इसका स्क्वायर। ठीक है, देख लो 10 की पावर -3 ऊपर गया, 10 की पावर +3 और बट्टे में 4। अब आप 10 की पावर +3 को क्या लिख सकते हो, 1000 लिख सकते हो, तो 1000 बटा 4 का स्क्वायर। देख लो ध्यान से क्या किया, 4 गुणे 10 की पावर -3 था, 4 को रोके रहो, 10 की पावर -3 ऊपर भेजोगे, 10 की पावर +3, और 10 की पावर +3 को आप क्या लिख सकते हो, 1000 मतलब 3 0, तो 1000 हो गया। अब इसे काटोगे, 4 से 1000 काटो, कितना आ गया, 4 दूना 8, 2 बचा, 4 पंजे भी 250 आ गया। तो यहाँ से कितना मिला, 250 माइनस 250 का स्क्वायर, 250 माइनस 250 का स्क्वायर मतलब सीधा सीधा कितना आ गया, 250 से 250 घटाओगे 0 ही तो आएगा। तो ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C की कितना, ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C के स्क्वायर की जगह कितना आ गया, 0। तो अब ये वैल्यू हमें 0 मिल गई, तो हम यहाँ पे सूत्र में रख के Z का मान, प्रतिबाधा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट मारो, नहीं तो यहाँ पे कहीं, ठीक है, चलो B का मान, हाँ स्क्रीनशॉट मारो, नहीं तो जगह बचेगी नहीं। ठीक है, तो एक बार सब लोग स्क्रीनशॉट मारो, इतना नोट कर लो, इसके आगे का हम आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट कर लो सब लोग। ठीक है, कर लिया। आप देखो इधर का इरेज कर रहे हैं इस वैल्यू को पूरी। ठीक है, इस वैल्यू को पूरा इरेज कर रहे हैं, क्योंकि अब जगह है नहीं बोर्ड पे। आप लोग सही से इस क्वेश्चन को नोट करना अच्छे से कॉपी पे। ठीक है भैया, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हम स्क्रीन आपका अलग कर देंगे, यहाँ पे तो करना पड़ेगा इरेज, है ना। तो अब लिखते हैं यहाँ से, ये जो आपका क्या आया था वैल्यू, ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखना। इसके बाद लिखना, जो यहाँ तक हो गया था उसके बाद यहाँ से लिखना का मान समीकरण 2 में रख लेते। समीकरण 2 में
रखने पर, जब समीकरण 2 में रखोगे तो यहाँ से प्रतिबाधा Z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर, आर का मान कितना है, आर का मान कितना है, आर कहाँ गया 40, 40 के स्क्वायर कर देना है प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c की जगह तो सिंपल 0 ही आया, तो Z बराबर 40 के स्क्वायर प्लस 0 मतलब सीधा सीधा 40 के स्क्वायर, और 40 के स्क्वायर को हल करोगे अंडर रूट से तो सीधा सीधा 40, मतलब हमें यहाँ से Z बराबर मिल गया 40 ओम। प्रतिबाधा का मात्रक भी ओम ही होता है, ठीक है। तो हमें प्रतिबाधा कितनी मिल गई, 40 के स्क्वायर था अंडर रूट में, अंडर रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा 40 ओम। तो यहाँ से हमें प्रतिबाधा कितनी मिल गई 40 ओम, तो सिंपल से प्रतिबाधा भी हमारे पास निकल गई, ठीक है। अब आगे क्या पूछ रहा है, आगे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा था परिपथ की प्रतिबाधा तथा अनुनादी आवृत्ति पे धारा का आयाम आई नॉट निकालो। अब बात आती है आई नॉट, ठीक है। तो आई नॉट निकालना है आपको, तो आई नॉट के लिए सबसे पहला फॉर्मूला तो आप ये वाला लगा सकते हो, आई आर एम एस बराबर आई नॉट बाई रूट 2, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन जब आई आर एम एस पता होगा तब तो ये फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पे हमें कहीं भी आई आर एम एस का मान ही नहीं पता, तो इसके लिए हम ओम का नियम यूज करेंगे। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, आई बराबर वी बटा आर, लेकिन हम यहाँ पे आई नॉट बराबर सूत्र लगाएंगे वी बटा जेड। जेड क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रतिरोध की तरह ही कार्य करेगा। आई नॉट क्या है, धारा का अधिकतम मान या शिखर मान या जो आयाम पूछा गया है, तो आई नॉट बराबर सूत्र लगेगा वी बटा जेड, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या जब आई नॉट निकालेंगे तो वी बटा जेड, वी कितना है हमारे पास 230 और बटे में जेड कितना है 40, इसे हल कर लेंगे, 0 से 0 गया 23/4, ठीक है। 23/4 आपके पास आ चुकी है क्या धारा, यहाँ से इसका भाग लगा सकते हो, आई नॉट बराबर 4 पंचे 20, 3 बचा 4 7 28, 2 बचा 4 पंचे 20, 5.75 एम्पियर आपके पास धारा का आयाम आ चुका है, ठीक है। तो इस टाइप से आपके पास धारा का जो आयाम पूछा था वो भी निकल आता है। तो दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट है, सिंपल परिपथ की प्रतिबाधा पूछी थी और धारा का आयाम पूछा था, तो आयाम भी हमने निकाल लिया, प्रतिबाधा भी हमने निकाल दिया, ठीक है। देखो एलसीआर परिपथ वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आता जरूर है। इसमें क्या है, सिंपल बस फॉर्मूले अगर आपको पता है एलसीआर परिपथ में, जैसे प्रतिबाधा का फॉर्मूला और जैसे प्रेरण प्रतिघात एक्सएल बराबर ओमेगा एल, दायित्व प्रतिघात एक्सी बराबर 1/ओमेगा-c, अनुनाद की स्थिति में आपको आवृत्ति का सूत्र बराबर 1/2 पाई रूट एल सी, ये सब फार्मूले का पूरे चैप्टर के पता तो आसानी से कोई भी सवाल हल कर लोगे, बस फॉर्मूला है मेन, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट भी हल है, अब तीसरा पॉइंट हल करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसे भी नोट कर लो, यहाँ पे चलो लिख देते हैं बी पॉइंट पे जेड का मान कितना आया 40 ओम, और आपका जो दूसरा पॉइंट था आई नॉट का मान कितना आया 5.75 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ चुकी है दोनों की, ठीक है। अब सी पॉइंट हमें निकालना है, तो इसे स्क्रीनशॉट करो, अभी से रेंज करते हैं, सी पॉइंट हम लोग निकालते हैं, ठीक है। चलो भैया चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। इसी टाइप के भाई साहब ये जान लो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एलसीआर परिपथ में, इसीलिए अच्छा क्वेश्चन लगवा रहे हैं जिससे कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए एलसीआर परिपथ से रिलेटेड आप उसे हल कर पाओ, ठीक है। तो मस्त क्वेश्चन है ये। अब अगला पॉइंट देखो, तीसरा सी नंबर पॉइंट पे हमसे क्या पूछ रहा है, सी नंबर पॉइंट पे अब यहाँ से तीसरा पॉइंट पूछ रहा है परिपथ के तीनों अवयवों के विभवपात का मतलब विभव आरएमएस मानों को निकालिए। परिपथ के तीनों अवयव परिपथ में कौन कौन से, एल परिपथ है, एल सी आर परिपथ है ना, तो तीन अवयव कौन कौन से, एल सी और आर, तीनों अवयवों पे आपको क्या करना है, आरएमएस मान निकालना है, किसका, विभव का आरएमएस मान निकालना है। और कह रहा है दिखलाइए कि अनुनादी आवृत्ति पे एलसी संयोग के सिरों पर विभवपात शून्य होता है, एलसी के बीच में जो विभवपात होता है वो शून्य होता है, ये भी आपको दिखाना है अनुनाद की स्थिति पे। तो अच्छे से निकालते हैं आपको तीनों स्थितियों में, मतलब आपको तीन है आपके पास, एल में आपको वीआरएमएस का मान निकालना है, एल में आपको वीआरएमएस का मान निकालना है, सी में आपको वीआरएमएस का मान निकालना है, और आर में आपको वीआरएमएस का मान निकालना है, ठीक है। विभवपात का मतलब विभव, ठीक है, वीआरएमएस का मान आपको निकालना है, कहा गया ना तीनों अवयवों के विभवपात आरएमएस का मान निकालो, तो एल सी आर तीनों में निकालना, तो आसानी से निकालते हैं। देखो जब एल की बात होगी एल परिपथ के लिए, ठीक है, एल में, एल का मतलब प्रेरकत्व तो एल में, ठीक है, प्रेरकत्व तो एल में जब बात होगी, प्रेरकत्व तो एल में, ठीक है। तो विभव का सूत्र वीआरएमएस बराबर आप सूत्र लगाओगे कौन सा, जो ओम का नियम होता है वी बराबर आई इंटू आर, यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। जब प्रेरकत्व तो एल की बात होगी तो धारा तो आई रखी जाएगी, लेकिन क्या किया जाएगा, आर का मान जो है, आर जो है प्रतिरोध,
वो कौन सा रखोगे, जब एल की बात होगी तो यहाँ पे प्रेरण प्रतिघात एक्सएल रखा जाएगा, यहाँ पे प्रेरण प्रतिघात एक्सएल रखा जाएगा। ये आपका गुणे का चिन्ह समझ लेना, ये एक्सएल है प्रेरण प्रतिघात। V बराबर I इंटू आर होता है, लेकिन R प्रतिरोध यहाँ पे एक्सएल यूज करेंगे क्योंकि प्रेरकत्व तो L है, ठीक है। तो V आर एम एस बराबर I इंटू एक्सएल हम यूज करेंगे, ठीक है। I इंटू एक्सएल से आपका निकलेगा क्या, प्रेरकत्व तो L में। और यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे शायद एक चीज गड़बड़ हो गया है, जो I नॉट का मान निकला है। देखो I नॉट तो हमने आपको इस सूत्र से निकला दिया, I नॉट बराबर बता दिया V बटा जेड, ठीक है। इसमें आपका जब I नॉट बराबर V बटा जेड होगा तो इसमें आपका I नॉट बराबर V बटा जेड ना करके क्या होगा, V नॉट बटा जेड होगा। क्या होगा, I नॉट बराबर क्या होगा, V नॉट बटे में जेड, ठीक है। जब I नॉट बराबर V नॉट बटा जेड होगा, क्योंकि जब I नॉट शिखर मान रखोगे तो V नॉट भी तो रखना पड़ेगा, तो I नॉट बराबर V नॉट बटा जेड होगा। और V नॉट कैसे निकलेगा, देखो VRMS बराबर सूत्र सबको पता है, VRMS बराबर क्या होता है, V नॉट बटा √2। तो यहाँ से V नॉट निकालोगे तो कितना आएगा, √2 VRMS। ध्यान से देखो, यहाँ से √2 को इसमें गुणा तो √2 VRMS। तो यहाँ से जब I नॉट निकालेंगे तो V नॉट की जगह रखेंगे √2 इंटू VRMS। ये चीज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पे ध्यान से देख लो, जो अभी आपको I नॉट निकाल के दिखाया था शिखर मान, ये आपका इस टाइप से निकलेगा। देखो हमने डायरेक्ट सूत्र लगा दिया, I नॉट बराबर V बटा जेड, और V हमने यही वाला रख दिया। ये आपका जो 230 वोल्ट दिया, ये आपको क्या दिया, VRMS दिया, पूरे परिपथ का VRMS दिया है, ठीक है। ये चीज है। तो यहाँ पे आपका जब आप निकालोगे धारा का शिखर मान I नॉट, तो I नॉट बराबर सूत्र लगेगा V नॉट बटा जेड। अब V नॉट हमें पता नहीं है, तो V नॉट निकालने के लिए VRMS होता है V नॉट बाई √2। तो V नॉट कितना हो जाएगा, √2 इंटू VRMS। तो यहाँ से V नॉट की जगह √2 इंटू VRMS। अब आपको इसे आगे हल करना है, तब I नॉट का मान निकलेगा। देखो कैसे, I नॉट बराबर √2 की जगह कितना हो जाएगा, √2 1.414 इंटू VRMS कितना है 230। ये VRMS की वैल्यू दी है 230, ठीक है। और जेड कितना निकला था, जेड है 40 ओम। अब आप जब इसे हल करोगे, जब आप इसे हल करोगे तब आपके पास I नॉट की वैल्यू आएगी, और वो आएगी 8.1 एम्पियर। आप इसे हल कर लेना, I नॉट की वैल्यू जो आएगी 8.1 एम्पियर आएगी, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। यहाँ पे आपका जो I नॉट आएगा कितना आएगा, 8.1 एम्पियर, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक पे आपका आंसर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता अभी, ठीक है। याद रखना है आपको, जब आपका शिखर मान निकलेगा I नॉट, तो जब I नॉट आपको निकालना है तो I नॉट बराबर सूत्र भी तो लगेगा V नॉट बटा जेड, क्योंकि I नॉट है तो V नॉट लगाना पड़ेगा ना। हमने डायरेक्ट V की वैल्यू रख दी थी, तो V नॉट के लिए √2 इंटू VRMS, तब यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पे आप जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था उस पर जब नोट करना तो ये सही कर लेना, ठीक है। तब आप सही कर लोगे तो I नॉट इतना आ जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना यहाँ से क्या चीज, यहाँ से हमें निकालना है तीनों के लिए RMS मान, ठीक है। तो VRMS जब निकाल लोगे तो VRMS बराबर सूत्र होगा IRMS इंटू एक्सएल, ठीक है। IRMS इंटू एक्सएल। अब यहाँ से I नॉट पता, अब IRMS आपको निकालना है, ठीक है। I नॉट पता, IRMS आपको निकालना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इससे पहले हम लोग IRMS को साइड पे निकाल लेते हैं, ठीक है। साइड पे हम लोग क्या करते हैं, IRMS को निकाल लेते हैं। IRMS बराबर सूत्र क्या होता है, 0.707 I नॉट, यही तो सूत्र होता है 0.707 I नॉट। तो यहाँ पे 0.707 और I नॉट की जगह कितना हो जाएगा, I नॉट आया 8.1। तो जब यहाँ पे 8.1 रखोगे और जब इसका गुणा करोगे तो यहाँ पे IRMS की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5.728 एम्पियर। कितनी आएगी, 5.728 एम्पियर। तो ये चीज आपको पहले निकाल लेना है, क्योंकि सभी में आपको यही वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है भैया। ये चीज देख लो, ठीक है। ये चीज आपको समझना है, क्योंकि सब में IRMS की वैल्यू रखनी है। तो IRMS निकाल लो। IRMS बराबर सूत्र होता है I नॉट बाई √2, या √2 का जब 1.414 रखोगे मान, हल करोगे तो 0.707 I नॉट। तो 0.707 I नॉट की वैल्यू रही 8.1, ठीक है। तब हल करोगे तब IRMS ये आएगा। तो थोड़ी सी मिस्टेक थी, I नॉट निकालने के लिए I नॉट बराबर V नॉट बटा जेड रखोगे तब I नॉट निकलेगा, और IRMS इसके बाद इस टाइप से निकलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम VRMS निकाल सकते हैं प्रेरकत्व का। IRMS कितना है, 5.728 इंटू एक्सएल बराबर सूत्र क्या होता है, ओमेगा इंटू एल, ठीक है। अब आगे हल करो, 5.728 इंटू ओमेगा कितना आया था, ओमेगा हमारे पास था 50, ओमेगा का मान निकला था 50। आपने जो स्क्रीनशॉट लिया था उसमें देखना 50 आया था ओमेगा, ठीक है। एल की वैल्यू कितनी है, 5 हेनरी। एल कितना प्रेरकत्व, तो 5 हेनरी। अब इसे आगे हल करोगे तो VRMS आपके पास यहाँ से आएगा। हम आपको डायरेक्ट मान बता रहे हैं, आपको गुणा करके चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे प्रेरकत्व के लिए जो VRMS आएगा
ठीक है। यहाँ पे प्रेरकत्व के लिए जो VRMS आएगा वो आएगा 1432 वोल्ट। ठीक है, ये चीज आप इससे जब हल करोगे तो लगभग वैल्यू 1432 वोल्ट आपके पास आ जाएगी। ये प्रेरकत्व L में निकलेगा। इसके बाद तीनों में निकालना, C में निकालना है। आप निकालते हैं धारिता C में। ठीक है, धारिता C में, धारिता C में निकालने के लिए VRMS आपका सूत्र क्या लगेगा, IRMS इंटू, इस बार क्या लगेगा इंटू में XC। XC क्या हो जाएगा, धारितीय प्रतिघात। तो यहाँ से IRMS का मान कितना है 5.728 इंटू 1/ओमेगा की वैल्यू 50 इंटू C, क्योंकि XC बराबर सूत्र क्या होता है 1/ओमेगा C। चलो रख लो यहाँ पे एक बार फिर से, XC बराबर 1/ओमेगा C। ठीक है, तो यहाँ से आगे हल करोगे। ठीक है, बोर्ड में थोड़ा सा जगह कम है, तो 5.728 इंटू 1/ओमेगा C, ओमेगा की जगह 50 गुणे C की जगह कितना हो जाएगा, C कितना था 80 गुणे 10 की पावर -6, 80 गुणे 10 की पावर -6। अब आपको इसे हल कर लेना, हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। 80 का 50 से गुणा कितना आ जाएगा 4000, 4000 को फिर से हल करोगे 4 गुणे 10 की पावर -3, फिर से पूरा इसे हल करना, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 1.432। आप लोग इसे हल करोगे खुद से। ठीक है, 1.432 वोल्ट आपके पास आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, किसका, संधारित्र की धारिता C के लिए। ये अब क्या R में निकालना है, R में निकालना है, तो R में निकालने के लिए V बराबर सूत्र सीधा सीधा IRMS इंटू R। ठीक है, VRMS बराबर क्या लग जाएगा, IRMS इंटू R, क्योंकि जब इस बार प्रतिरोध है तो सीधा सीधा ओम करें V बराबर IR लग जाएगा। यहाँ पे संधारित्र की धारिता थी इसलिए XC लगा था, प्रेरकत्व इसलिए XL लगा था। तो IRMS कितना है, IRMS कहाँ गया 5.728 इंटू R कितना है, R हमारे पास था कितना भैया 40 ओम, 40 रख दोगे, हल कर लेना। यहाँ पे जो आंसर आ रहा है हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। ठीक है, आंसर आपके पास कितना आएगा 229 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे जो आएगी वैल्यू इसे हल करने के बाद 229.12 वोल्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तीनों के लिए आपने VRMS की वैल्यू निकाली। क्वेश्चन बड़ा था ये, इसीलिए आपको लगवाया कि बड़ा क्वेश्चन लगाओगे तो इसमें पूरा, इस क्वेश्चन में जानते हो सभी चीजें इसी में क्लियर है, क्योंकि LCR पेपर पे जितनी चीजें पूछी जाती है सब चीज इसमें पूछ लिया है। ठीक है, इसीलिए अच्छा क्वेश्चन लिया था। तो L में VRMS का मान ये आया, C में VRMS का मान ये आया, R में VRMS का मान ये आया 229.12 वोल्ट। तो तीसरा पॉइंट यही था, पाइपट के तीनों अवयवों में विभवपात RMS के मान को निकालिए। फिर कहा दिखलाइए कि अनुनादी आवृत्ति पे LC संयोग के सिरों पर विभवपात 0 होता है। तो देखो यहाँ पे आपसे कहा LC के सिरों के बीच विभवपात बताओ 0 क्यों होता है। तो LC के सिरों की बात करें तो जब हमने LCR परिपथ पढ़ा था तो उसमें आपको क्या पता होना चाहिए, उसमें जो आपका क्या था, उसमें जो आपका ये बना हुआ था। ठीक है, उसमें जो आपका घूर्णी सदिश बना हुआ था उसमें क्या था आपका, यहाँ पे आपने देखा था XL यहाँ पे ऊपर की दिशा में दिख रहा था। ठीक है, मतलब जो L था आपका ये क्या दिख रहा था, ऊपर की दिशा में दिख रहा था, जो VL था विभव, और नीचे जो आपका VC था वो नीचे की दिशा में दिख रहा था, और VR जो था इस टाइप से। आपने अगर अच्छे से पढ़ा है LCR परिपथ तो आपको पता जो घोड़ी सदिश बना था उसमें VL ऊपर की ओर था, VC आपको नीचे की ओर दिख रहा था, और VR इस दिशा में दिख रहा था। ठीक है, तो जब VL और VC की बात होगी, कहा गया ना LC संयोग के सिरों पे विभवपात 0 क्यों आता है, तो VL और VC की जब बात होगी तो ये आपका VL ऊपर की ओर दिखा रहा है, VC नीचे की ओर, तो ये दोनों विपरीत दिशा में होने की वजह से एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। इसलिए दोनों के बीच में जो विभवपात आता है VRMS जो आता है, इन दोनों के मध्य जो आता है वो आता है 0। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि VL और VC जो होते हैं ये क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो इस कारण से VL तथा VC आपस में कैंसिल हो जाते हैं, जिस कारण से इसके बीच विभवपात जो आता है वो 0 आ जाता है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट ये भी हल हो चुका है, तीनों अवयवों पे विभवपात निकल गया। LC संयोग के बीच आपने क्या निकाल लिया, ये सिद्ध करना था कि इसमें VRMS 0 का होता है, क्योंकि LC में VL ऊपर की ओर लग जाता है, VC नीचे की ओर, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इस कारण से इनके बीच में जो विभवपात आता है, जो VRMS आता है वो 0 आता है। ठीक है, तो इस टाइप से पूरा क्वेश्चन आपने हल कर लिया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक बार में समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है, जब इस क्वेश्चन को अब आपने पूरा पढ़ लिया, आप अगर इसे छोड़ दोगे यहीं पे तो ये क्वेश्चन आपको कभी समझ में नहीं आएगा। आप इस वीडियो को फिर से आप देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन जब शुरू हुआ था, आप इस वीडियो को फिर से पीछे करके देखो और कॉपी पे साथ साथ बैठ के लगाओ, एक एक पॉइंट क्लियर करो। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से आ गया ना तो इस पूरे जो पार्ट है आपका प्रत्यावर्ती धारा, इसमें LCR परिपथ के जितने भी सवाल है आप आसानी से हल कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमने सारी चीजें आपको कवर कराई है। ठीक है, तो एक दो बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, जिससे आप अगर इस क्वेश्चन पे पकड़ बना ली अच्छी, तो आप खुद करना प्रैक्टिस अगले क्वेश्चन की, आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपने मेन क्वेश्चन समझ लिया। ठीक है,
तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो पे आप लोग प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे आप अच्छे से कर चुके हो। देखो मेन फॉर्मूले तैयार, तो किसी भी सवाल को आप अच्छे से कर सकते हो। और अगर किसी सवाल पे अगर आपको दिक्कत भी हुआ करे तो आप कमेंट करके बता सकते हो, या डिस्क्रिप्शन पे इंस्टाग्राम के हमारे लिंक है, वहां पे इंस्टाग्राम पे जाके हमको फॉलो कर लो। वहां पे आप बता सकते हो कि भैया ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा बता दो, तो वहां पे भी आप जाके पूछ सकते हो। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे भी जो लोग नए हो फॉलो कर लो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत काम आने वाला है। अब प्रत्यावर्ती धारा मतलब 7वां चैप्टर हमारा फिजिक्स का कंप्लीट हो चुका है। अब 8वां चैप्टर बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, जिसमें वैद्युत चुंबकीय तरंगों को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आज की वीडियो पे इतना ही। वीडियो अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना सबको कि वीडियो कैसा लगा है, जिससे सबको मोटिवेशन भी मिल सके, हमको भी मोटिवेशन मिले कि हाँ हमारा पढ़ाना आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, और बहुत ही जल्द चैप्टर नंबर 8 विद्युत चुंबकीय तरंगे की वीडियो भी आएगी। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखो, डिस्क्रिप्शन पे जो फिजिक्स की प्लेलिस्ट है उसमें वीडियो भी देखे रहा करो, जैसे वीडियो आएगा वहीं पे ही आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं। और केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन पे है, वहां पे केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से सारे वीडियो केमिस्ट्री के मिल जाएंगे आपको, तो मस्त तैयारी कर सकते हो। तो मिलते हैं, नोट कर लो इसे।